आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ का लिस्टिंग स्ट्रेटजी क्या बनने वाला है, लिस्टिंग डे पे होल्ड करना है, सेल करना है, फ्रेश एंट्री लेना है, क्या कुछ करना है सब हम बताएंगे। लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है उसका भी यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। पूरा यहाँ पे देखिए 17 पेज का यहाँ पे पीडीएफ है, सारा हम डिस्कशन करेंगे, एक कोई भी चीज नहीं छोड़ेगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो आपका लिस्टिंग 19 दिसंबर को भाई लिस्टिंग होने वाला है। और आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ का साइज बड़ा था, 10,602 करोड़ का आईपीओ था। और वहीं हम बात करें कैसा था, सेल टाइप ओएफएस था, प्योर ओएफएस था, तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। अभी मैं आपको प्रमोटर होल्डिंग दिखाऊंगा, वहां से क्लियर हो जाएगा कि ओएफएस सही है कि गड़बड़ है। क्योंकि ओएफएस में भी यदि प्रमोटर होल्डिंग बेहतर रहता है, 70-75% से ऊपर ओएफएस में भी प्रमोटर होल्डिंग रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती भाई। ओएफएस को लोग बुरा मानते हैं, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग देखना जो है बहुत जरूरी होता है। मैं अभी प्रमोटर होल्डिंग आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ से लिस्टिंग स्टडी शुरू होगा, कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखनी होगी, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि होल्ड कर सकते हैं कि सेल कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। तो कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पे देखो 1993 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। और कंपनी क्या है, इंडिया की लार्जेस्ट एएमसी कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और ये क्या करती है, म्यूचुअल फंड हो गया, पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हो गया, और एआईएफ यानी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो हो गए, ऑफ शेयर एडवाइजरी सर्विस, ये सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। सितंबर 2025 का डेटा है जिसके अकॉर्डिंग ये इंडिया का नंबर 1 एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर बनता है। मतलब शानदार भाई, नंबर 1 एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर कोई आसान चीज नहीं है, बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसके नेटवर्क की बात करें भाई तो करीब 272 ऑफिस हैं इसके पास, 23 स्टेट में ऑफिस हैं और 4 यूनियन टेरिटरी में भी इसके ऑफिस हैं। तो मतलब इसके पास सॉलिड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। इसके पास 143 म्यूचुअल फंड स्कीम भी है, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है, इसको भी याद रखिए। जिसमें से इक्विटी हो गया, डेट हो गया, हाइब्रिड पैसिव और ईएफओएफ स्कीम हो गया, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो बात करते हैं सेक्टर क्या है, तो सेक्टर म्यूचुअल फंड वाला एक कंपनी है, म्यूचुअल फंड वाली पूरा सेक्टर है। और इस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकता है, आने वाले समय में तगड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है भाई। अभी मार्केट करेक्शन वगैरह सब कुछ कर लिया है, मार्केट लगभग ऑल टाइम हाई पे फिर से जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। और नेक्स्ट 5 ईयर में मार्केट बूम करेगा और उसी के अकॉर्डिंग इसे ये सारी जो कंपनियां हैं ये भी बूम करेगी। अभी बीच में जब मार्केट गिर रहा था तो लोग इसको छोड़ के भाग रहे थे, बट अभी नहीं, आने वाले समय में इसमें और ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर से मार्केट वगैरह ऊपर जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट इन सारी कंपनियों को जरूर मिलता है। जैसा मार्केट परफॉर्म करता है उसके अकॉर्डिंग इनको बेनिफिट मिलता जरूर है भाई, कोई माने या ना माने मिलता जरूर है। और इसीलिए आने वाले दिनों में, आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर में तो इसका जो है तगड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, इस सेक्टर में तगड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब इस सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो अभी पीयर से डिसाइड हो जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए, हम पीयर भी कंपेयर करेंगे, वहां पे हम डिसाइड कर लेंगे कि आखिर इस सेक्टर में तगड़ा परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, पूरा कंपेरिजन वहां पे हो जाएगा। आओ भैया फाइनेंशियल देख लेते हैं कि फाइनेंशियल कैसा है। तो फाइनेंशियल में आप रेवेन्यू यहाँ पे देखिए, 2023 का रेवेन्यू हुआ था 2838 करोड़ का, और 2024 में 3761 करोड़ हुआ, मतलब रेवेन्यू बढ़ा। वहीं 24 से 25 में देखोगे 4979 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। ईबिटा की बात करें तो 2780 करोड़ था 24 में, 25 में 3636 करोड़ का हो गया, मतलब करीब ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिला है। अभी मैं कितना परसेंट बढ़ा है उसको भी दिखाऊंगा। पेट की बात करें तो 2049 करोड़ का था और वहीं 25 में कितना हो गया, 2650 करोड़ का हुआ, मतलब तगड़ा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। नेटवर्क देखोगे वो भी तगड़ा बढ़ा है, टोटल एसेट वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे और देख लेते हैं कितना क्या कुछ ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे रेवेन्यू देखोगे 32% के अराउंड से रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है। ईबिटा की बात करें तो 31% के अराउंड से बढ़ा है। कब, फाइनेंशियल 24 से 25 की बात कर रहा हूँ भाई। तो रेवेन्यू में ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिला है, तगड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। ईबिटा की बात करें तो यहाँ भी तगड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। पेट मार्जिन भाई 29% के अराउंड से ग्रोथ किया है, तो ये भी ठीक ठाक बढ़ा है। ईबिटा मार्जिन फाइनेंशियल 25 का 73% का है, शानदार। पेट मार्जिन 53% का है, तो ये भी भाई शानदार है। अब यहाँ पे हम कुछ इंडिकेटर देखेंगे, वहां से और क्लैरिटी मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ पे आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, ये ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है भाई, 82.8% का शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो 82.8% का है, तो ये भी भाई शानदार है। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक ठाक है। प्रमोटर होल्डिंग पहले 100% था, मैंने यही बोला था कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जब ओएफएस मैंने पढ़ा था तो मैंने बोला था अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो आईपीओ आने के बाद प्रमोटर होल्डिंग 90.09% का रह जाएगा, मतलब 70-75% से बहुत ज्यादा ऊपर है। 90%, किसी कंपनी की 90% प्रमोटर होल्डिंग कम नहीं होता भाई। अपना वो प्रमोटर कुछ पैसा निकाल रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसके प्रमोटर कहीं ना कहीं भाई वो अपना जो है स्टेक बेचते हैं, वो भी अपना भैया प्रॉफिट करते हैं भाई, क्यों ना करें, इसमें कोई गलत नहीं है, मैं तो बुरा नहीं मानता भाई। कंपनी के पर्सपेक्टिव से, किसी पर्सपेक्टिव से भाई देखो तो कोई बुरा नहीं है। हाँ, बुरा तब होता जब 70% से डाउन चल जाता, 70% से प्रमोटर होल्डिंग कम हो जाता, तब बुरा होता। लेकिन भैया यहाँ पे तो 90% का प्रमोटर होल्डिंग है, तो कैसे आप बुरा कह सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां देखी गई हैं जिनका फंडामेंटल तो एकदम बेकार था, ऊपर से प्रमोटर होल्डिंग भी कम हो गया था, 60-70% पहुंच गया था, फिर भी उन्होंने तगड़ा लिस्टिंग गेन दिया है। तब तो इसके पास तो क्या ही बात करें, ठीक ठाक क्या बहुत ही ज्यादा तगड़ा यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है। लोग इसको समझते नहीं है, बस कुछ भी आके बोल के चले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इसमें कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि यह पूरा का पूरा ओएफएस था और उससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। और लिस्टेड पीयर्स, मैंने कहा नहीं था कि सेक्टर तो इसका शानदार है, लेकिन
सेक्टर में कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं ये अभी ये पीयर्स डिसाइड करेंगे। तो आप पीयर्स में यहाँ पे देखिए ईपीएस 53.6 का है आईसीआईसी का, जबकि एचडीएफसी का ज्यादा है और किसका ज्यादा है, यूटीआई एएमसी का ज्यादा है। तो आईसीआईसी का थर्ड नंबर पे देखने को मिल रहा है ईपीएस के मामले में। पी की बात करें तो पी आप देखोगे पी कहीं ना कहीं आईसीआईसी का जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रीजनेबल देखने को मिल रहा है। पी एचडीएफसी से जो है बहुत ही सस्ता है, इसका 45 का, इसका 40 का है, तो कहीं ना कहीं तो सस्ता है भाई। रिटर्न ऑन नेटवर्क देखोगे सबसे ज्यादा आईसीआईसी का है, ये बहुत ही बेहतर पॉइंट है, रिटर्न ऑन नेटवर्क बहुत ज्यादा यहाँ पे है। और सबका देखोगे इवन एचडीएफसी का देखो तो उसका कम है, इसका शानदार है। पीबी की बात करें तो पीबी तो ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पे पीयर रैंकिंग करते हैं तो नंबर 1 पे आईसीआईसी, दूसरे पे एचडीएफसी देखने को मिल रहा है और थर्ड पे निप्पॉन का नाम देखने को मिलेगा। तो नंबर 1 भाई आईसीआईसी बन रहा है, अपना आईपीओ भाई नंबर 1 में, पीयर में नंबर 1 पे आ रहा है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं पीयर में कहीं ना कहीं ये बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस भी दे दें, शेयर मार्केट में भी तगड़ा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। अब बात करते हैं आईपीओ का प्राइस फेयर है कि नहीं। तो भैया 40 के प्राइस पे मुझे तो नहीं लगता इसका जो है पी गड़बड़ है, इसका पी ठीक ठाक है। जब भी जैसे ही मैंने इसका पी देखा था कि कम है, तगड़ा है, 40 का पी है, तभी मैं समझ गया था भाई मतलब कहीं ना कहीं आईपीओ ठीक ठाक रिटर्न दिला सकता है, ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट करा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा व्यू बन सकता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि गुड है। तो फंडामेंटल 100% भाई स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। और जब स्ट्रॉन्ग रहता है तो लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बन जाता है, अभी उसका हम डिस्कशन करेंगे। हालांकि उससे पहले हम जीएमपी देख लेते हैं, जीएमपी देखने के बाद कितनी लिस्टिंग हो सकती है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो जीएमपी की बात करें 325 रुपए का जीएमपी चल रहा है, करीब 15% का जीएमपी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक जीएमपी देखने को मिल रहा है। अभी जब मैं इसका पूरा पीडीएफ बना दिया था उसके बाद मैंने जीएमपी देखा था तो 331 का पहुंच गया था। तो मैं भी जीएमपी आने वाले दिनों 350 पहुंच जाए या 400 भी टच कर सकता है, देखते हैं क्या होता है। जो भी कुछ होगा हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे और इवन इस चैनल पे अपलोड होता रहेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, ताकि सब कुछ अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिल सके। हाँ, एंकर बुक की रेटिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आखिर जो है इसमें कितना एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है, कितनी लिस्टिंग हो सकती है उसका हम डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो टीयर 1 म्यूचुअल फंड 45% का पोर्शन, टीयर 1 ग्लोबल एफपीआई 45% का पोर्शन और लाइफ इंश्योरेंस इसका 7.69, ये तीनों का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए। तीनों का पोर्शन मिला के आप देखोगे 97-98% का पोर्शन देखने को मिल रहा है भाई, मतलब शानदार सॉलिड परफॉर्मेंस, मतलब सॉलिड पोर्शन देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से इसकी एंकर बुक 9 से ऊपर चली गई और तगड़ा ऊपर 9.4 की एंकर बुक की रेटिंग चल रही है। ऐसे ही मीशो में इतने इसी के राउंड रेटिंग थी, ऐसे ही एलजी में थी, और उन सबका आपने परफॉर्मेंस देखा होगा कि कितना तगड़ा उन्होंने परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड लिस्टिंग कितना हो सकता है। तो मुझे जहां तक लगता है इसमें बाइंग ऑर्डर ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब देखो जीएमपी एक अनऑफिशियल डेटा होता है जो कहीं ना कहीं हाँ थोड़ा हमको हेल्प करता है कि हाँ इतना लिस्टिंग हो सकता है, लेकिन हमेशा जीएमपी के अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं होता है। लिस्टिंग किस पे डिपेंड करती है, लिस्टिंग भैया डिपेंड करती है कितना ऑर्डर लगा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जितना ज्यादा ऑर्डर लग जाएगा उतना ज्यादा लिस्टिंग बेहतरीन परफॉर्मेंस दे जाएगा। आप मीशो का देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे हैं, पाइन लैब का देख लीजिए, फिजिक्स वाला देख लीजिए, बाइंग ऑर्डर ज्यादा लगा ठीक ठाक लिस्टिंग हो गया। जैसे ही बाइंग ऑर्डर ज्यादा लगता है उसी लिस्टिंग होती है। लोग इसको नहीं समझते हैं, जीएमपी को लेके भागते रहते हैं। भैया जीएमपी सेकेंडरी फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है ऑर्डर। तो ऑर्डर किस बात पे लगता है, ऑर्डर लगता है कंपनी देख के। हालांकि हर बार ये चीज सही नहीं होती है, लेकिन कंपनी प्लस ब्रांड वैल्यू देख के ऑर्डर ज्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे इसके पास ब्रांड वैल्यू है, आईसीआईसी का भाई कम ब्रांड वैल्यू है, तगड़ा ब्रांड वैल्यू है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑर्डर ज्यादा देखने को मिल सकता है, और इसी वजह से मुझे उम्मीद है इसमें 20% से प्लस की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है भाई। मुझे लग रहा है कि 20-22% के अराउंड ऐसे कुछ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है, 20-22% के अराउंड ऐसे कुछ लिस्टिंग होने की उम्मीद है। मार्केट कंडीशन वगैरह ठीक रहे तो ज्यादा बेहतर है, और बाकी नहीं भी ठीक रहता है तब भी मुझे उम्मीद है 20-22% का ऐसे कुछ लिस्टिंग हो सकता है। बाकी जो भी लिस्टिंग होगा, कितना ऑर्डर लग रहा है, लिस्टिंग के बाद सेल करना है कि लिस्टिंग से पहले सेल करना है, बीएससी पे सेल करना है कि एनएससी पे करना है, ये सारा कुछ मैं लिस्टिंग के दिन लाइव आऊंगा तो वहां पे क्लियर कर दूंगा, उसका टेंशन ना लो। अब बात करते हैं फ्रेश एंट्री बन रही कि नहीं। चलो फ्रेश एंट्री बाद में बात करेंगे, होल्ड करना है कि सेल करना है पहले उसको बात कर लेते हैं, होल्ड आर सेल। तो देखो भाई कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल कंपनी का क्या है, स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल जब स्ट्रॉन्ग रहता है तो लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बन जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बन जाता है। तो कोई इसमें ऐसा इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता है, वो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बाकी मैं पर्सनली क्या करने वाला हूँ उसका मैं बता देता हूँ। मैं पर्सनली देखो भाई, मुझे मान लो यदि मिल जाता है, अभी मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला है, अलॉटमेंट से पहले वीडियो बना रहा हूँ, यदि मुझे मान लो मिल जाता है, यदि मुझे मान लो भैया 4 लॉट मिल जाता है, मान लो मुझे 4 लॉट मिल जाता है, और लिस्टिंग की बात करें, मान लो लिस्टिंग 20% पे हो जाती है, मैं अब कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, समझिए। 4 लॉट मुझे मिल गया और लिस्टिंग 20% पे हो गई, तो मैं यहाँ पे भैया 20% पे लिस्टिंग हो गई तो 3 लॉट यहाँ पे एग्जिट करने वाला हूँ, 3 लॉट निकाल दूंगा, बचा हुआ 1 लॉट में होल्ड करने वाला हूँ। ऐसे ही अपने हिसाब से आप अपना होल्ड कर सकते हो, बाकी मैं 1 लॉट यहाँ पे होल्ड कर लूंगा। 1 लॉट तो मुझे होल्ड करना ही करना है भाई। बाकी 20% से कम की लिस्टिंग होती है, 10%, 12% इस तरह की लिस्टिंग होती है, तो मैं 2 लॉट होल्ड करूंगा। कितना लॉट होल्ड करूंगा, 2 लॉट। 10% से नीचे तो किसी कीमत में मुझे नहीं लगता कि लिस्टिंग जाएगा, तो एटलीस्ट मैं 2 लॉट आराम से होल्ड कर लूंगा। 20% से कम की लिस्टिंग हुई तो मैं यहाँ पे 2 लॉट होल्ड कर लूंगा। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं इसमें लॉन्ग
लॉन्ग टर्म में और ज्यादा इसमें पैसा लगाऊंगा, लेकिन अभी नहीं लगाऊंगा। 2-3 महीने ट्रेड कर लेंगे, एंकर का जो लॉक इन पीरियड होता है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसमें बढ़िया तगड़ा फ्रेश एंट्री यहाँ पे करूंगा। तो मेरा इसमें लॉन्ग टर्म का भी व्यू है और सेल का शॉर्ट टर्म का व्यू है, दोनों व्यू है भाई, और दोनों चीजें ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेश एंट्री की। तो देखो फ्रेश एंट्री कैसे करना है उसको समझिए। फ्रेश एंट्री भाई देखो फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसका फंडामेंटल इसका स्ट्रांग है, तो इसका फ्रेश एंट्री बन सकता है भाई। फिर पहली चीज फ्रेश एंट्री इसमें बन सकती है, ऑब्वियसली इसमें फ्रेश एंट्री बन सकती है, लेकिन अब ध्यान दीजिए यदि इसकी लिस्टिंग 25% 30% इस तरह की लिस्टिंग हो जाती है, 25% 30% इस तरह की लिस्टिंग हो जाती है, तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्ट एंट्री का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे 25-30% की लिस्टिंग होगी तुरंत इसका पी वगैरह सब कुछ वहां पे बढ़ जाएगा, तो वो एक दिक्कत का पॉइंट आ जाएगा। तो 25-30% इस तरह की लिस्टिंग हो जाती है तो डायरेक्ट लॉन्ग टर्म की एंट्री का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, 1-2 दिन रुको या उसी दिन सेम डे जो लो बनाता है वहां पे आता है तो वहां पे आप एंट्री कर सकते हो। अब देखो बाय द वे लिस्टिंग के दिन आपकी एंट्री छूट जाती है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी आईपीओ लिस्ट होता है तो ऐसा नहीं कि भैया वो सीधा ऐसे ऊपर भागता चला जाता है, कभी भी ऐसा नहीं होता। कोई भी शेयर इस तरह नहीं भागता है। हमेशा देखो क्या होता है, बिग प्लेयर का कॉन्सेप्ट समझिए आप। कोई भी शेयर लिस्ट होता है, मान लो लिस्ट हुआ, ये मान लो आईसीआईसी का जो ये आईपीओ है, लिस्ट हुआ, लिस्टिंग के बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर वहां पे एक बिग प्लेयर की सेलिंग पॉइंट आएगा, उनकी हेजिंग पोजीशन होती है जहां पे उनको अपना पोर्शन बुक करना होता है, तो वहां पे वो बुकिंग करेंगे तो नीचे आएगा। कहां तक गिर के आता है, ऐसे कहीं तक नहीं गिर के चला आता है। एक उनकी फिर से हेजिंग पोजीशन होती है जहां से उनका बाइंग ऑर्डर लगा होता है, उस बाइंग ऑर्डर तक आता है, उसको टैप करता है, यहाँ पे ऑर्डर फिल होता है, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाता है। तब जब यहाँ पे मार्केट फिल करने आएगा, जब ये शेयर मार्केट यहाँ पर ऑर्डर फिल करने आएगा तो हम लोग यहीं पे एंट्री कर लेंगे और हम लोगों का टारगेट पॉइंट ये हो जाएगा। इस तरह हम काम करेंगे। ऐसे फिर ये ऊपर जाएगा, एक समय बाद ऊपर जाएगा, फिर से इनकी हेजिंग पोजीशन होगी, इनका प्रॉफिट बुकिंग होगा, वो लोग यहाँ से एंट्री किए, यहाँ तक का जो है प्रॉफिट बुक करेंगे। हम लोग यहाँ से लेके यहीं तक का कर सकते हैं भाई, हमारे पास बड़ा हेजिंग फंड नहीं है, तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक या बीच में यहाँ कहीं तक कर सकते हैं। मैं वहाँ पे फिबोनाची टूल वगैरह लगा के समझा दूंगा, ऑल टाइम हाई पे मार्केट रहता है तो मैं फिबोनाची टूल यूज करके समझा देता हूँ, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से गिर सकता है। तो ये लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन हम लोग कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ से एंट्री करके यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ तक टीपी जो लिखा है टारगेट पॉइंट तक, यहाँ तक हम जो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक समय के बाद इनका गिरावट होगा, फिर से यहाँ पे एक नीचे हेजिंग पोजीशन होगा जिसको फिल करने आएगा मार्केट। जब ये फिर से फिल करने आएगा तो हम लोग फिर से यहाँ पे एंट्री कर लेंगे और हम लोग टारगेट जो है ऊपर हो जाएगा, टीपी जो लिखा हुआ टीपी यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का तगड़ा टारगेट बन जाएगा। और ऐसे ही मार्केट चलता रहता है, हम लोग अपनी एंट्री करते रहेंगे, टारगेट बुक करते रहेंगे, एंट्री करते रहेंगे, टारगेट बुक करते रहेंगे। इस तरह काम होता है, इस तरह फ्रेश एंट्री होती है। लोग फ्रेश एंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, 50% पे लिस्टिंग हो जाती है फिर भी बीच में कूद जाते हैं। अर्बन में मैंने देखा, मैंने वहां पे अर्बन में साफ साफ बोला भैया इतना लिस्टिंग हो गया है, हो सके तो अभी अवॉइड करो, लॉन्ग टर्म के लिए अभी ना भी बनाओ। हाँ, 1-2 दिन के लिए शॉर्ट टर्म में गेन लेना हो तो उसमें कर सकते हो, लेकिन लोग समझते नहीं, वहां पे बाई कर लिए और फंस के बैठो भैया। जब ज्यादा लिस्टिंग दे तो सब्र किया करो भाई, कोई भी स्टॉक ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता है, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, हेजिंग पोजीशन फिल करेगा, फिर ऊपर जाएगा। आई होप आप हेजिंग पोजीशन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, किस तरह फ्रेश एंट्री करनी है समझ गए होंगे। अब फ्रेश एंट्री ये एक कब जोन बनेगा, कैसे बनेगा, क्या कुछ होगा, ये सब मैं आने वाले दिनों में क्लियर कर दूंगा। जब भी कभी भी मुझे मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप सब जगह अपडेट देता हूँ भाई, लाइव वगैरह आता हूँ, वहां पर भी आप मुझसे पूछ लोगे तो मैं भी वहां भी फ्रेश एंट्री के लिए बता दूंगा। बहुत सारे लोग विक्रम सोल में फंस गए, ऐसे बहुत लोग फंस जाते हैं, लोग समझते नहीं है। समझो भाई, समझो कॉन्सेप्ट। एनएसडीएल जब 1400 के अराउंड चल रहा था तब मैंने बोला था कि 940-45 तक अभी आ सकता है, हालांकि भी 940 के अराउंड नहीं गया, बट उसके लगभग उसी के अराउंड पहुंच गया है। तो आप सोचो, मैं एंट्री करवाए हैं, बहुत सारे टारगेट मैंने बुक करके दिखाए हैं। मेरे ऊपर शक करने से पहले एक बार मेरे बारे में रिसर्च कर लेना। तो इस तरह फ्रेश एंट्री करना। आई होप समझ गए होगे। फ्रेश एंट्री अब ठीक ठाक लिस्टिंग हो जाती है, 25% इसके ऊपर हो जाती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हो सके अवॉइड करो। हाँ, सेम डे के लिए, इंट्राडे के लिए, यदि वहां पे इंट्राडे बनेगा, बाइंग ऑर्डर ज्यादा रहेगा, 90% के ऊपर बाइंग ऑर्डर रहेगा, तो आप सेम डे के लिए बाई करके सेल कर सकते हो। लिस्टिंग के बाद आप सेल कर देना, सेम डे बाई कर देना प्री ऑर्डर में, और लिस्टिंग के बाद वहां पे सेल वगैरह कर सकते हो। 10 बजे के बाद जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है 3-4%, 5% का, तो वहां पे सेल कर सकते हो। इस तरह काम कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक लिस्टिंग हो जाता है, 25-30% इस तरह का लिस्टिंग हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हो सके तो अवॉइड ही करिएगा। जब करेक्शन वगैरह करता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आता है पोजीशन फिल करने, तब यहाँ पे आप एंट्री बना लीजिएगा और बढ़िया आराम से यहाँ पे चढ़ लीजिएगा, ऊपर चले जाइएगा। आई होप मैंने बहुत ही मेहनत के द्वारा एक पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, बनाया हूँ। आई होप यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, और हमारा बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।